ये यात्रा वृत्तांत है जो कि बाकी पाठों से अलग है इसकी रचना। तो इसमें मुख्य बात यह है कि बच्चों को बताना है कि वृत्तांत में और कहानी कविता इसमें क्या अंतर होता है, और दो चार जो ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर नहीं है पाठों में वो थोड़ा सा बताएंगे, और दिनकर जी के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। बाकी बहुत ही साधारण और सुंदर भाषा में लिखा हुआ पाठ है। इसमें पाठ के ऊपर इतनी मेहनत नहीं होगी जितनी जानकारी के ऊपर होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून, बैठिए। अच्छा, सबने इसको पढ़ा अपने आप? हिंद महासागर में छोटा सा हिंद महासागर किधर है भारत में? भारत के पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, किधर है? है ना, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? आपके बिल्कुल करीब में अरब देश है ना। और टेढ़ा देखेंगे तो आपको मॉरिशस मिलेगा, है ना। तो जब कहीं की यात्रा की जाती है तो उसके विषय में जब कुछ लिखा जाता है तो उसको कहते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत। वृत्तांत के अर्थ है यात्रा के विषय में पूरी जानकारी और अनुभव। तो अनुभव और जानकारी दो अलग अलग बातें होती हैं। अनुभव और जानकारी दो अलग अलग बातें होती हैं। अभी हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ये लिखा किसने है? रामधारी सिंह दिनकर। ये कौन थे? बहुत बड़े कवि थे, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े कवि थे। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और उस रचना का नाम है उर्वशी। बहुत सुंदर इनकी रचनाएं हैं, बहुत ढेर सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। और यात्रा वृत्तांत ये जो है इनका मॉरिशस देश के बारे में है। तो देखो, जानकारी क्या होती है? एक मिनट किताबें पलट दीजिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं पलटना, देखो शब्द समझना चाहिए सबको। शब्द समझो। बंद करने और पलटने में फर्क होता है। बंद कैसे करते हैं? ऐसे। और पलटते कैसे हैं? ऐसे। तो ये तो क्रिया है अलग अलग। अब हम कहें कि कूदो और तुम दौड़ोगे तो क्या होगा? एक ही है कि अंतर है? तो फिर हमने कहा पलट दो और आप लोग किताब को बंद कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? और क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हमको इस जो ये आपका पाठ है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या है? इसको और अधिक आनंद उठाने के लिए कुछ बातें हम आपके साथ करना चाहते हैं, जिससे अब जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगे। तो यात्रा वृत्तांत। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? कहीं लखनऊ के बाहर कहीं गए हैं आप लोग? दिल्ली गए हो तुम लोग? अच्छा, जब दिल्ली गए हो तो एक तो जानकारी होती है कि हम लोग इस नंबर की रेलगाड़ी से इस स्टेशन से चढ़े और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में हमने ये देखा और हम वापस आ गए। ये क्या हुई? जानकारी। ये जानकारी है। और जानकारी आप किसी अजनबी को भी बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। उस जानकारी में आपके मन की कोई भावना आई? मन की कोई भावना पता चली किसी को? अगर आप केवल जानकारी देंगे तो आप कहेंगे दिनांक इसको हम लोग इस नंबर की गाड़ी से लखनऊ स्टेशन से गाड़ी में बैठे
और हमने दूसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा करी और हमारे साथ में 107 लड़कियां थीं और हम लोग दिल्ली पहुंचे और वहाँ पर हमने कुतुब मीनार देखी और अगले दिन हम वापस आ गए। ये जानकारी में मन की कोई भावना प्रकट हुई? कोई भावना प्रकट हुई? लेकिन वृत्तांत अच्छा कब होता है? जबकि जो लिख रहा है उसकी अपनी भावनाएं भी हों। यदि आप ये बताएं कि ये मेरी पहली दिल्ली यात्रा थी, मैं बहुत उत्साहित थी, मुझे बहुत खुशी थी, मैंने इसके पहले दिल्ली कभी नहीं देखा था और मेरे भाई ने कहा कि तुम जा रही हो तो किला देख के आना, और मैंने टीवी में लाल किला देखा था, मैंने पहली बार किला देखूंगी, ये सोचकर ही मुझे बहुत आनंद था। तो इस तरीके का जब वृत्तांत होता है तो हर एक का वृत्तांत फिर कैसा होगा? अलग होगा। वैसे अगर हम कहें केवल अपने यात्रा की जानकारी दे तो जितनी 100 बच्चियां गई थी 100 के 100 एक जैसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यात्रा वृत्तांत कब अच्छा और सुंदर होता है? जब उसमें पहली बात मन की भावनाएं मिलती। अगर आप मन की भावनाएं नहीं मिलाएंगे तो वो बिल्कुल सीधी साधी जानकारी होगी। समझ रहे हो? अब जैसे आपने पढ़ा कि मॉरिशस के बारे में ये है, तो आप कहेंगे होगी कोई जगह मॉरिशस? जब आप उसको ढूंढेंगे नक्शे में कि मॉरिशस है किधर, ये अपने आप में पूरा एक देश है, अच्छा हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, तब आपको उसको पढ़ने में ज़्यादा आनंद आएगा। मैं चाहती तो मैं एक नक्शा लेके आती, मैं इसको यहाँ लगा देती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग, क्योंकि आप भूगोल भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो भूगोल में आज आप मॉरिशस देश को ढूंढिए और देखिए कि कितनी दूर की समुद्री या हवाई यात्रा करके कोई मॉरिशस जा सकता है, क्योंकि वो समुद्र में द्वीप है। द्वीप कैसा होता है? जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी। तभी तो वो द्वीप कहलाएगा, है ना? तो अगर वो द्वीप है और एक देश है पूरा, इतना बड़ा द्वीप है, तो केवल पानी से जा सकते हैं या वायुयान से जा सकते हैं। ठीक है, तो आज आप उसको ढूंढिए। दूसरी चीज जो इसका शीर्षक है, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो छोटा सा हिंदुस्तान के अर्थ क्या हुए? जब आप कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं तो क्या आप ये आशा करते हैं कि आपको हमारे देश जैसा कुछ मिलेगा? हम नहीं आशा करते, हम नहीं आशा करते हैं। लेकिन अगर हमें वहाँ जाकर अपनी बोली सुनाई दे, अपने जैसे कपड़े पहने हुए लोग दिखाई दें, हमारे जैसे मंदिर मस्जिद दिखाई दें, हमारे जैसे त्योहार दिखाई दे, तो हम कहेंगे अरे ये तो एक छोटा सा हिंदुस्तान है यहाँ पर, है ना? तो इसी तरीके से जब दिनकर जी वहाँ पहुँचे तो पहली इनकी यात्रा वृत्तांत में क्या मुख्य बात इनको लगी कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो इस विषय में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। एक तो ये कि जो लोग कहीं भी जाते हैं और बस जाते हैं तो वो अपने देश की यादें दूसरे देश में लेकर जाते हैं, भूल थोड़ी जाते हैं अगर उस जगह। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि आप लोग स्वयं भी इस चीज़ को पता लगाइए कि ये जो लोग वहाँ जाके बसे तो क्यों बसे, अपना देश छोड़ के क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना कारोबार फैलाया था, तो यहाँ से मजदूर वो लेकर के वहाँ पे गए। जैसे कि अफ्रीकी लोग जो थे अमेरिका में बड़े बड़े जहाज़ों से लाद कर बिल्कुल पशुओं की तरह उनको उनके साथ बर्ताव करते हुए उनको बड़े बड़े जहाज़ों में बुरी तरह से ठूस के आधे लोग रास्ते में ही मर जाते थे। इतनी बुरी तरह से उनको वहाँ अमेरिका पहुँचाया गया और तब वो बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर वो स्लेव्स हो गए थे, मतलब गुलाम। लेकिन ये जो मजदूर वहाँ गए थे ये फिर वहीं बस गए, भारत के जो थे, और गन्ने की खेती वहाँ की बहुत ज़्यादा होते हैं, गन्ने की खेती। तो इन्हीं लोगों के बूते पे वहाँ पे गन्ने की खेती शुरू हुई।
और इन्हीं लोगों ने उस गन्ने की खेती को इतना उन्नत किया कि चीनी का व्यापार करने वाला ये बहुत बड़ा देश बन गया। ये लोग जो थे गन्ने की खेती करते थे, और जब ये वहाँ बस गए तो क्या क्या चीज़ें इनके देश की इन्होंने अपनी वहाँ पर चालू रखी। अपनी भाषा, अपने कपड़े, अपने त्योहार, अपना खाना। तो दिनकर जी को देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि हालांकि मॉरिशस में आए गए वो, लेकिन उनको वहाँ कौन सी बोली बोलते हुए मिले लोग? भोजपुरी। हिंदी, भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ के गांव में बोली जाती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। वहाँ की बोली जो है उसको क्या कहते हैं? यहाँ आप लोग घरों में जो बोली बोलते हैं उसका नाम क्या है? नहीं, घरों में जो बोली बोलते हैं। हिंदी तो हम लोग पढ़ते लिखते वैसी बोली है, लेकिन घर में अगर कोई अपने गांव की बोली बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? कौन सी भाषा है वो? देहाती भाषा। देहाती नहीं बोलते। देखो, देहाती शब्द जो है वो एक तरीके से अपमान के रूप में आजकल प्रयोग होता है। अरे देहाती है वो, नहीं, गर्व होना चाहिए अपनी भाषा पे। जब बहुत दूर कहीं चले जाओगे तब याद आएगी यही भाषा। जो अपनी भाषा है वो है अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी। जो लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है वो भाषा है अवधी। अपनी भाषा तो पता करो बेटा, उसको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो जो अवधी भाषा यहाँ की है, इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में जितनी भी बोली जाती है वो भोजपुरी है। तो इनको वहाँ भोजपुरी सुनाई दी। और शिवरात्रि का जो उत्सव मनाया जाता है, ऐसा तो भारत में कहीं नहीं होता कि सब लोग एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं। पढ़ा आपने कि वहाँ के मंदिर में शिवरात्रि के दिन जो मेला लगता है उसमें सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनकर, सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं और मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। और जैसे इन्होंने हर जगह पर ये कहा कि भोजपुरी बोल लेते हैं, हिंदू संस्था, और सबको एक डोर में बांधने का काम किसने किया है? रामायण। किसने किया है? रामायण जो है, राम की कहानी, राम कथा जो है, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है। और अवधी और भोजपुरी भाषाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो रामायण है वो सब लोग बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर दिनकर जी ने नेशनल पार्क के बारे में बताया है। तो आजकल इस प्रकार के नेशनल पार्क बहुत सारे हो गए हैं, भारत में भी हैं। कॉर्बेट पार्क है, काजीरंगा पार्क है। इस तरह के नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में फ़र्क ये होता है कि चिड़ियाघर में छोटी जगहों में जानवर बंद होते हैं और हम लोग खुले में घूमते हैं सड़क पे और जानवरों को पिंजड़े में देखते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में क्या होता है कि जानवर खुले घूमते हैं और दर्शक जो हैं वो किसी मोटर या गाड़ी में जाते हैं और वो उनको खुले में घूमते हुए देखते हैं। और चूँकि बहुत सारे दर्शक जाते रहते हैं तो जितने भी पशु वहाँ पे हैं उनको आदत होती है और उनको ये भी पता होता है कि जो मनुष्य आ रहे हैं वो हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिंह जो थे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमको देख करके आराम से सोते रहे। फिर एक सिंह जो था अंगड़ाई लेके उठा और उसने हमको ऐसे देखा जैसे हम तुच्छाति तुच्छ हों। ये शब्द बहुत सुंदर है। तुच्छ, तुच्छ के मतलब छोटा, तुच्छ के मतलब छोटा, तुच्छाति तुच्छ मतलब हम तो बिल्कुल चींटी के समान बेकार हैं। मतलब सिंह को लगा कि उसने ऐसे देखा कि अरे तुम हो कौन, क्या? उसने हमारी कोई परवाह नहीं करी, है ना। कि हम मोटरों के शीशे चढ़ाकर उनके भीतर लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया।
दृष्टि, दृष्टि के मतलब हाँ, और दृष्टिपात नजर डालना, नजर नहीं डाली, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो और उनकी दृष्टि में आने के लायक ही नहीं है, आने के योग्य ही नहीं है। मतलब हम तुम्हें क्यों देखें, हमें तुमसे क्या मतलब, हम बहुत ऊंचे जंगल के राजा और तुम लोग क्या बेकार लोग, तुच्छाति तुच्छ। बहुत सुंदर, इस ये छोटे छोटे 3-4 शब्द इसमें आए हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि लेखक कितने बड़े कवि हैं और सिर्फ हमारी सुविधा के लिए, हमें आनंद मिले इसलिए उन्होंने इतनी सरल भाषा में इसको लिखा है ना। अच्छा, जैसे निरापद, उसमें ये था कि सिंह जो थे वो फिर उन्होंने हिरणों को देखा। अब वो चूंकि सिंह भी खुले और हिरण भी खुले तो शिकार तो करेगा सिंह। तो निरापद एक शब्द आया है, निरापद। निरापद के मतलब नी जब लग जाता है तो इसके मतलब नहीं, नी के मतलब नहीं, तो आपदा के मतलब खतरा, आपदा के मतलब खतरा, तो निरापद के मतलब नहीं, हाँ क्या, खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। शब्द निशब्द है ना। इसी तरीके से नी के मतलब नहीं, जब नी पहले लग जाता है तो संकोच निसंकोच, आपद निरापद, शब्द निशब्द। तो वो कह रहे थे कि जब हिरण जो थे वो भागे, पहले वो अपने आप को झुंड में निरापद समझ रहे थे और जब अकेला जानवर होता है तभी शेर उसको दौड़ा के पकड़ लेता है। अच्छा, ईख कृषि प्रधान, आपको सबको पता है कि कैसा द्वीप है, कृषि प्रधान द्वीप है और सबको एक सूत्र में क्या बांधे हैं, वहाँ की बोली, रामायण, और जो लोग अपने त्योहारों को संभाल के रखे हैं, अपनी परंपरा को संभाल के रखे हैं, अपना खाना संभाल के रखे हैं और अपना आदर भाव, वो कहने लगे इतनी रात को हमको हवाई अड्डे पे लेने के लिए लोग खड़े हुए थे, तभी पता चला कि ये भी एक छोटा सा भारत है। क्यों? अगर हम ये प्रश्न पूछें कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि इतनी रात को हमारा हवाई जहाज़ पहुंचा, फिर भी लोग हमें मॉरिशस में लेने के लिए खड़े थे हवाई अड्डे पे, उन्हीं को देख के हमें लगा कि ये तो एक छोटा सा भारत है। क्यों इनको लगा कि रात को हमें कोई लेने खड़ा हुआ है? उससे उन्हें क्यों लगा कि ये बोलो बोलो बोलो, हाँ हिंदुस्तानी जैसा, बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि मेहमान जो है वो मेहमान जो है वो भगवान का रूप होता है। क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव। तो सबको पता है लेकिन सब चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों? तो जब उन्होंने देखा कि हम मॉरिशस जैसे देश में आए हैं और यहाँ पर भी लोग हमें आधी रात को भी हवाई अड्डे पर लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो उसी को देख के उनको लगने लगा कि मॉरिशस जो है ये भी एक छोटा सा हिंदुस्तान। उसके बाद उन्होंने क्या क्या देखा, वहाँ की बोली सुनी, वहाँ के मोहल्लों के नाम सुने जो कि लोगों को याद रह गई अपने देश की, तो उन्होंने वहाँ जाके अपने किसी जगह का नाम काशी भी रख दिया और मोहल्लों के नाम जो थे वो हमारे यहाँ के शहरों के ऊपर उनके नाम रखे कि वहाँ पर एक राजस्थान, एक बम्बई भी है और गोकुल भी है और बनारस भी है। ठीक है, तो आज सब लोग दो काम करेंगे, एक तो नक्शे में मॉरिशस देखेंगे, मॉरिशस देखेंगे कहाँ पर है, और अपनी किसी यात्रा का विवरण छोटा सा, चाहे अपने गांव के जाने का लिखो, लेकिन हमें वृत्तांत चाहिए, हमें जानकारी नहीं चाहिए। ठीक है, वृत्तांत में क्या खास बात होती है, जो मन की भावना भी होती है और जानकारी भी होती है। तुम ये लिखोगी कि मेरा गांव ये वाला है और ये लखनऊ शहर से 25 किलोमीटर है,
ये क्या है? ये भावना है कि हाँ, ये शाबाश, ये क्या है? ये जानकारी। मेरा मन करता है मैं हर छुट्टी में वहाँ चली जाऊँ, ये क्या है? तो दोनों चीज़ें मिला के आप लिखेंगे कि हम जाते हैं और मेरी दादी या मेरी नानी ये पका के खिलाती हैं और मैं ये देखती हूँ और मैं पेड़ से ये तोड़ती हूँ। ये सब आपकी भावना होगी और जानकारी होगी। यहाँ से कितनी दूर है, गांव है, आपका मकान पक्का है, कच्चा है, क्या क्या करते हो, वहाँ कौन कौन रहता है, ये आपकी जानकारी। तो आज आप लोग एक वृत्तांत लिखेंगे जिसको मैं देखूंगी और दूसरे आप लोग दक्षिण में मॉरिशस को ढूंढेंगे। थैंक यू। सिट डाउन।